हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए मार्च 25 2026 का शिफ्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। और ये आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, तो जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। थैंक यू सो मच। जिनने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है जनरल नॉलेज एंड साइंस का। अकबरनामा किसने लिखा था? बाबर है, अबुल फजल है, हुमायूं या फिर अकबर? अकबरनामा किसने लिखा था? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है अकबरनामा जो लिखा था भाई, वो लिखा था किसने? तो अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल कोर्ट यहाँ पे दरबारी था। अकबर के राज दरबार में दरबारी था। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे सर 3 पार्ट में डिवाइड किया था अकबरनामा को, है ना। 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1992 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इन 1992? ये इलाहाबाद से बिलोंग करते थे, थोड़ा सा इनको याद रखिएगा, है ना। हमारा जो आंसर है ऑप्शन है पद्म विभूषण, भारत रत्न या फिर संगीत नाटक अकेडमी। प्लीज आंसर करिएगा। 1992 की बात हो रही है, 1992 की बात हो रही है। इनको अगर मैं बात करूँ 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में पद्म विभूषण मिला था, जो कि सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड होता है। सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड ये होता है, ये मिला था इनको 2000 में। और 1992 की बात हो रही है, तो हमें पता है कि पद्म भूषण मिलेगा इनको फिर, है ना। पद्म भूषण मिलेगा जो कि तीसरे नंबर पे है। हमारे पास जो पद्म अवार्ड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद आएगा पद्म भूषण और फिर आएगा पद्मश्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये बांसुरी बजाते थे, इनको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार का मतदान भार वेटेज शेयर कितना होता है? हाफ होता है, 1/4 होता है, 2/3 या फिर 1/3? जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार का मतदान भार कितना होता है? केंद्र सरकार की बात हो रही है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर रहेगा भाई 1/2, 1/4, 2/3 और 1/3। प्लीज आंसर करिएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए एक हिस्सा जो होता है वो केंद्र का होता है और बाकी बचा हिस्सा जो होता है वो राज्य का होता है। तो टोटल हमारे पास क्या रहेगा? केंद्र की बात हो रही है, टोटल 3 रहता है। एक हमारा केंद्र रहेगा और स्टेट की बात करें तो स्टेट का हिस्सा जो रहता है 2 पोर्शन रहता है, मतलब 1/3। 1/3 इज द राइट उत्तर हियर। हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी डी नंबर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन वी है, बताइएगा मैकेनिकल एनर्जी किन दो ऊर्जाओं का योग है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ विच 2 एनर्जीज? विद्युत और तापी, इलेक्ट्रिकल और थर्मल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, केमिकल एंड न्यूक्लियर एंड सोलर एंड विंड। सारे के सारे लोग बताएंगे। हमारा जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसका किसका पार्ट होता है, सारे लोग बताइए प्लीज। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, एमई बराबर हमारा जो होता है के ई प्लस पीई। अब बता दो आंसर, सारे के सारे लोग बता दीजिए। के ई बराबर हमारा पीई है। तो अगर हम बात करें, हमारा जो होता है विद्युत और तापीय है, गतिज और स्थितिज है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल हो जाएगा। एमई बराबर जो होता है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है के ई प्लस पी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे केमिकल और न्यूक्लियर था, सोलर विंड था भाई, तो डेफिनेटली आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिनने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, जिनने शेयर नहीं किया है शेयर कर देना, अपने भाई बंधुओं को सब्सक्राइब मार लेना। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारा जो पेपर है ये 25 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर है हमारे पास है 2026 का। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा रिव्यू करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 142, 136, 137 और 145। सारे के सारे लोग बताएंगे भाई क्या आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्या किया, जैसा कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों के साथ, मतलब आपने खुद ने यहाँ पे एक्ट बनाया, खुद ने निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और फिर यहाँ पे रिव्यू करेगा कि मैंने सही निर्णय दिया कि नहीं दिया। ये कौन सा आर्टिकल हमारा बताता है? 142, 136, 137 या फिर 145। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई आर्टिकल नंबर 137 होता है। और ड्यूरेशन जो होना चाहिए कि कितने दिन में दे देगा, तो वो 30 डेज में दे देगा। तो आंसर जो रहेगा दैट विल बी सी नंबर। और यहाँ पे 30 डेज के अंदर रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, 30 दिन का मिनिमम मतलब टाइमिंग। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 जून 2025 में विमोचित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज किस अवधि को दर्शाती? इमरजेंसी डायरी 1947 से 1950, 75 से 77, 1991 से 1992 या फिर 1962 से 1965। इमरजेंसी डायरीज जो है, अब इमरजेंसी कब लगा था? इमरजेंसी आप लोगों को पता है कि हमारा कब लगा था, तो भाई 75 के आसपास लगा था, है ना, क्योंकि यहाँ पे 62, 65 है, 65 आप कह सकते हैं, बट इमरजेंसी नहीं लगा था क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे इंडो चाइना वॉर चल रहा था। उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद फिर अकाल पड़ गया था इंडिया में, तो यहाँ पे इमरजेंसी का कंडीशन था लेकिन लगा नहीं था, है ना। आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर।
ठीक है। और 1947 आपको पता है भारत आजाद हुआ था। 1991 1992 की बात रही थी, एलपीजी रिफॉर्म आया था यहाँ पे, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आंसर विल बी हियर इज बी नंबर, 1975 से 1977। जब प्रकाश एक माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 7, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फेनोमेना कॉल्ड व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? पहला हमारे पास है रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे, रिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विवर्तन या फिर प्रकीर्णन। प्लीज मुझे सारे लोग आंसर करिएगा। प्रकाश एक माध्यम से जाएगा तो उसे हम कहते हैं भाई रिफ्लेक्शन तो नहीं कहेंगे, बट हाँ रिफ्रैक्शन जरूर कहेंगे, मतलब अपवर्तन कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। 1991 की बात हो रही है। आर्थिक संकट के समय भारत के पास कितने सप्ताह का आयात भंडार था? ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया हैज इंपोर्ट रिजर्व्स फॉर हाउ मेनी वीक्स? एक हफ्ते का था, वन वीक का था, 5 वीक्स का, 3 वीक्स, 10 वीक्स? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो लगभग बताऊं तो 15 से 20 दिन का स्टॉक हमारे पास रखा हुआ था एक्सपोर्ट वाला, जब हमारा 1991 का कंडीशन था, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे तब। तो हमारा जो आंसर रहेगा 15-20 दिन का, मतलब आप ले लीजिए 3 हफ्ते का, 3 हफ्ते का ले लीजिए, 3 वीक्स का ले लीजिए, है ना। आंसर जो रहेगा वो हमारा 30 वीक्स का। ठीक है, और इसी के टाइम पे हमने एलपीजी को लिया था, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, वैदिक काल में गोपति शब्द का यूज किसके लिए करते थे? पुजारी के लिए, प्रीस्ट के लिए, फार्मर के लिए, ट्रेडर के लिए, या फिर किंग और लॉर्ड ऑफ कैटल, जिनके पास बहुत सारे जानवर रहते थे या फिर गायें रहती थी। तो बताइएगा गोपति, गोपति किसको कहा जाता था? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो देखिए पुजारी, तो पुजारी को हम प्रीस्ट ही कहते थे। किसान रहेगा नहीं, ट्रेडर रहेगा नहीं। आंसर जो हमारा रहेगा किंग और लॉर्ड ऑफ कैटल, जिनके पास बहुत सारी गायें वाएं होती थी ना। और इस टाइम पे आपको पता है वैदिक ड्यूरेशन में जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ज्यादा क्या रहता था? रिच रहता था। ठीक है, आंसर रहता है सोसाइटी में एक हिस्सा दिया जाता था, इसके साथ काफी रिच रहता था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भीमबेटका की गुफाएं किस नदी घाटी के पास सिचुएटेड है? गंगा है, सोन है, नर्मदा या फिर ताप्ती? भीमबेटका आपको पता है मध्य प्रदेश में है, भोपाल से अराउंड 80 से 100 किलोमीटर के बीच में भीमबेटका है। अभी आपको बताना है यहाँ पे क्या है, सोन रिवर नहीं है, देखिए इंडिया में, सॉरी एमपी में नहीं है सोन। गंगा नदी यूपी में बहती है, सोन नहीं है, ताप्ती नहीं है। हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर हो जाएगा, है ना, नर्मदा रिवर हो जाएगा। और आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड है भीमबेटका, याद रखिएगा जरूर। ठीक है, अगर किसी को पता हो कब ऐड किया गया था भीमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, कब ऐड किया गया था, व्हेन, तो प्लीज मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? करंट की बात हो रही है। देखिए ओरिजिनल कंटेंट इज डिफरेंट, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनल में पहले कितनी भाषाएं थी, अभी कितनी हो गई हैं? 14 है, 18 है, 20 या फिर 22? सारे के सारे लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 8th शेड्यूल आपको पता है लैंग्वेज से रिलेटेड है। देखिए ओरिजिनल की बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास 14 थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो भाषाएं थी वो हमारे पास उस टाइम पे 14 थी, लेकिन राइट नाउ अभी हमारे पास 22 भाषाएं हैं। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी नंबर, भाषाएं हमारे पास है। और इसके अलावा ठीक है, बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में ASCII का क्या कार्य है? कंप्यूटर की गति बढ़ाना, टू इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड, टेक्स्ट डाटा को बाइनरी में बदलना है, टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू बाइनरी, वायरस से सुरक्षा, या फिर टू एस्टैब्लिश इंटरनेट कनेक्शन। ASCII का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है। प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है अमेरिकन, क्योंकि ये क्वेश्चन ना ASCII का फुल फॉर्म पूछ लिया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई ये काइंड ऑफ एक जो है कंप्यूटर टेक्स्ट डेटा को बाइनरी में बदलता है मेरे ख्याल से। सो इस वजह से हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर, टेक्स्ट डेटा को बाइनरी में बदलता है। प्रॉपर मैं आप लोगों को विजुअल हूँ कि नहीं प्लीज मुझे बताते चलिएगा। थोड़ा सा स्पीड में स्लो ही रख रही हूँ आज, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जो लास्ट के सेशन कराए थे वो बहुत जल्दी बहुत हेस्ट में कराए थे, तो थोड़ा सा आराम से चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में सबसे पहले कहाँ पे उतरा था? गोवा है, कैलिकट है, सूरत या फिर कोची? आपको पता है वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगाल यात्री था, सबसे पहले आने वाला था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कैलिकट में सबसे पहले उतरा था। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री 1498, और ये मई में पहुंचा था, याद रखिएगा 20 मई 1498 को पहुंचा था ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैलिकट यह है कहाँ पे? कैलिकट केरला में है, कैलिकट याद रखिएगा केरला में है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति की शुरुआत किसने की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, डुप्लेक्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव? ये सारे जितने हैं फॉरेन इन्वेडर, वो है क्या बोलते हैं, व्यापार करने के देश से आए थे लेकिन यहाँ पे बस गए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जब हुआ था ब्लू वाटर पॉलिसी, ये स्टार्ट किया था पुर्तगाली गवर्नर ने। अब पुर्तगाली गवर्नर देखो, अल्बुकर्क तो था नहीं, डुप्लेक्स
डच था, और रॉबर्ट क्लाइव तो ब्रिटिश था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें ना, तो ये मेरे ख्याल 1498 में आया भाई वास्को डी गामा। 1500 के आसपास इसने किया था, अभी एग्जैक्ट मुझे मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1500 में ही किया था। 1500 से लेके 1510 के बीच में, इतना इतना 100% है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच में अनुमानित गहराई कितना, डिस्टेंस कितना मेंटल एंड कोर के बीच में। 1500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर है, 6600 या फिर 1000 किलोमीटर। सारे के सारे लोग बताइएगा हमारा मेंटल और कोर के बीच में कितना गहराई है, सारे के सारे लोग बताएंगे। अब अगर बात करें हमारा, देखिए 1500 तो होगा नहीं, और 6400, 1000 और 3500, तो डेफिनेटली हमारा जो उत्तर है भाई 2900 किलोमीटर है। कोर और मेंटल की बात हो रही है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, कितना गैप है ना, कितना गैप है, तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई वो रहेगा 2900 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, नगर पालिका के सदस्यों की योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन से आर्टिकल कौन सा संबंधित है। नगर पालिका के जो मेंबर होते हैं उनका डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं, ये किस आर्टिकल में बने, 243F, 243U, 243V या फिर 243P, सारे लोग बताइएगा। अब नगर पालिका की बात हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है ना, तो हम विक्ट्री करते हैं ऐसे, तो आप हमारा ऐसे कर लीजिएगा V, तो हमारा जो आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 243V, V से रिलेटेड है ये। और सदस्यों की जो अयोग्यता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नगर पालिका के सदस्य, वो हमारा आर्टिकल हो जाएगा 234V, सॉरी 243V, ठीक है, मतलब 5वां नंबर है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पौधों से निकलने वाला दूधिया रंग का गाढ़ा पदार्थ क्या कहलाता है। रेजिन कहते हैं, गोंद कहते हैं, लेटेक्स या फिर टेनिन कहते हैं। व्हाट इज द मिल्की व्हाइट सब्सटेंस दैट कम्स आउट ऑफ सम प्लांट्स कॉल्ड। अगर आपने किसी पेड़ को तोड़ा और उसमें से व्हाइट कलर का जो वो आता है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन रेजिन है, दूसरा गोंद है। देखो गोंद तो पीला पीला होता है, गोंद कुछ में व्हाइट भी होता है, बट गोंद मोस्टली पीला होता है। लेटेक्स और टैनिंग है। तो मुझे लगता है हमारा जो आंसर रहेगा, ये पौधों की रक्षा करता है और रबर में यूज किया जाता है बेसिकली। आंसर विल बी लेटेक्स, लेटेक्स हो जाएगा, है ना, आंसर जो रहेगा दैट विल बी लेटेक्स। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18, 1991 की वैश्वीकरण की नीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इफेक्टेड ऑफ द 1991 ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई थी, निर्यात को बढ़ावा मिला था, बूस्ट टू एक्सपर्ट्स, सभी वस्तुओं का 20% सस्ता होना, ऑल गुड्स बिकमिंग 20% चीपर, एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, एंट्री ऑफ एमएनसी। बताइएगा, सारे के सारे लोग क्या आंसर करेंगे। 1991 की वैश्वीकरण नीति का भारत पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा था। पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं पड़ा था, नहीं 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 नहीं, है ना। तो हमारा जो आंसर रहेगा भाई, देखिए अगर बात करें विदेश में, तो हमने 1991 ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और हमने लिबरलाइजेशन किया ही था, तो भाई तो ये तो गलत सही होगा ये, मतलब ये तो पड़ा था। निर्यात को बढ़ावा, ये भी पड़ा था, ये भी हमने बढ़ावा दिया था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर। सी नंबर जो था वो इफेक्टेड नहीं था ग्लोबलाइजेशन से 1991 के टाइम पे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, करंट में हमारे पास 22 है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 14 थी। ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बना था तो उस टाइम पे कितनी थी, तो उस टाइम पे हमारे पास 14 लैंग्वेज थी, उस टाइम पे 14 थी, राइट नाउ 22, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20। ये शायद मैंने दोबारा कर दिया। ASCII का हमारा जो रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट टू हिंदी में बदलना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इसका फुल फॉर्म है ASCII का। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास वास्को डी गामा कब आया था, तो कालीकट में आया था, शायद मैंने ये थोड़ा सा रिपीट कर दिया क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। आगे बढ़ेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी आपको पता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच में सीमा को क्या कहा जाता है, तो हमारे आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग 2900 किलोमीटर, गुटेनबर्ग 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन आए हुए हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, मेंटल और कोर के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसका डिस्टेंस कितना, 2900 किलोमीटर आपको पता है, गुटेनबर्ग किसको कहते हैं। आगे बढ़े, उत्तर भारत में मई जून के मौसम के दौरान मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या होता है, इसको आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं भाई, बिल्कुल भागना वगैरह नहीं है। तो चलिए बताइए, हमारे पास हाई प्रेशर होता है, मई जून में हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, सी टेम्परेचर या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, सारे के सारे लोग बताएंगे। अब देखिए, गर्मी की क्या बोलते हैं, मई जून की बात हो रही है, उत्तर पश्चिम भारत में तो भाई गर्मी के कारण बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्मी हो जाता है। बट यहाँ पे अगर है मई जून के दौरान मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब होता है, क्योंकि हमारे पास जो हिंद महासागर है वहां से हवाएं आती हैं, इस वजह से लो प्रेशर हो जाता है। फिर मई जून में बारिश होती है उत्तरी भारत में, है ना। आगे बढ़ेंगे, नगर पालिका के सदस्यों की आयु, डिस्क्वालिफिकेशन मैंने बताया था, भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आर्टिकल नंबर 13 के संबंध में कौन सा कथन सही। आर्टिकल 13 भाई सही क्या है, आर्टिकल नंबर 13 में क्या सही है। पहला ऑप्शन आपके पास है, जैसे संविधान पूर्व और पश्चात के कानूनों की समीक्षा करता है। पहले के साथ हमारा आर्टिकल 13 जो है पहले के कानून की समीक्षा करेगा, और अभी जो बनने वाले हैं पश्चात की, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को शून्य घोषित करता है। बताइएगा, केवल फर्स्ट है, ओनली सेकेंड है, दोनों है या फिर नन है, सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 13 जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति तो देता है, बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है हमारा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है बिल्कुल। बट क्या हमारे पास दूसरा है, उल्लंघन करने वाले कानूनों को शून्य घोषित करता है। क्या बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा सारे लोग। मुझे आप सबसे आंसर चाहिए, इस आंसर को मैं छोड़ूंगी और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के संबंध में प्रभाव नहीं डालने वाला, दोबारा से आ गया है, आंसर हमारा रहेगा 20%। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? आर्टिकल 248, आर्टिकल 280, आर्टिकल नंबर 324 या फिर आर्टिकल 110? सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा यहाँ पे आंसर जो रहेगा भाई, हमारा जो आंसर रहेगा कि फाइनेंस कमीशन का गठन किसके तहत किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 280 हो जाएगा। 280 के तहत हम फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। ठीक है, 280 के तहत हम फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। आंसर जो रहेगा वो हमारा बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहे जाने वाले सीपीयू के मुख्य 3 घटक क्या होते हैं? सीपीयू के घटक क्या होते हैं? रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है। एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, या फिर इनपुट आउटपुट स्टोरेज? सारे के सारे लोग बताएंगे क्या क्या हो जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं सीपीयू के 3 घटक, 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, तो भाई डेफिनेटली आपको पता है, एएलयू है, सीयू है और रजिस्टर है। आंसर जो रहेगा दैट विल बी बी नंबर। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बस इतना ही होता है। बाकी आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। टेलीग्राम चैनल अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, प्लीज वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर नहीं मिलता है तो खुशी द बेस्ट डालिएगा टेलीग्राम पे, वहां से भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन, और इसके साथ ही साथ आप लोगों ने चैनल को लाइक कर लिया होगा, सेशन को शेयर कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये मेरा सेकंड चैनल है, एक दूसरा चैनल है विराट विजन के नाम से, वहाँ पे मैं लाइव करती हूँ। तो अगर किसी को लाइव पढ़ना है, लाइव मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाती हूँ, स्टडी विथ मी करती हूँ, तो पूरा दिन लगभग मैं लाइव रहती हूँ। तो प्लीज अगर आप जुड़ना चाहें तो प्लीज मुझसे जुड़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, थैंक यू। एंड जिनका भी पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का भी 26 और 27 को, सो आई विश यू वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।